हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी इंस्टीट्यूट में। और आप कैसे हो? आप अच्छे ही होंगे, मेरी वीडियो देख रहे हो तो आज हम बात करेंगे क्लास 11वीं की। किसकी? क्लास 11वीं की सांख्यिकी, जो हमारी स्टैटिक्स की दूसरी बुक है, जो क्लास 11वीं की इकोनॉमिक्स की, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर पहला है। ठीक है, तो इसका आपको पता ही होगा, मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ और इसका ये पार्ट सेकंड है हमारा। ठीक है, पार्ट सेकंड है। तो इस चैप्टर का नाम आपको पता है, अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है इस वीडियो के अंदर हमारे जो टॉपिक रह गए थे, क्या सांख्यिकी की विशेष सामग्री क्या क्या होती है और सांख्यिकी की सीमाएं क्या क्या होती है। ठीक है, और इसका महत्व और कार्य, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, कई पेपर में पूछा जाए कि सांख्यिकी के महत्व क्या है, तब भी आप जो मैं बताऊंगा 6 पॉइंट वही लिखोगे, और बताया जाएगा कि कार्य क्या है तो तब भी आप वही 6 पॉइंट लिखोगे। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ, ये अब देखेंगे हम सांख्यिकी की विशेष सामग्री। क्या सांख्यिकी की विशेष सामग्री क्या क्या होती है? ये दो प्रकार की होती है। क्या ये होती है हमारी? ये विवरणात्मक सांख्यिकी और एक निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक सांख्यिकी हमारी क्या कौन सी सांख्यिकी होती है? इससे अभिप्राय उन विधियों से है जिससे आंकड़ों को संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आंकड़ों को संकलन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को चेक करके देख सकते हो। ठीक है, संकलन मतलब होता है हमारा इकट्ठा करना, संकलन मतलब आंकड़ों को संकलन करना। ठीक है, प्रस्तुतिकरण करना मतलब उसको किस प्रकार हम उसको प्रस्तुत करेंगे, तो वो और उसका विश्लेषण अलग अलग भागों में, मतलब उसका विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये क्या, ये विवरणात्मक सांख्यिकी में ही होगा। इसका प्रयोग हम इसी के लिए करेंगे, इन तीनों चीज के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे तो कौन सी सांख्यिकी होगी? विवरणात्मक सांख्यिकी होगी। ठीक है, निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से क्या अभिप्राय? तो इससे अभिप्राय उन विधियों से है, क्या उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श के, मतलब प्रतिदर्श क्या होता है? सैंपल के आधार पर क्या किया जाए? जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये तो उदाहरण है आपका। मतलब मैं बताऊँ इसमें क्या है, सैंपल के आधार पर मैं बताऊँ। जैसे क्या पिछले जो 5 साल है, क्या मैं बोलूँ, जैसे 2000 जो हमारा कितना था, 15 से जो 19 था हमारा, 2019 तक जो हमारी जनसंख्या थी, वो जनसंख्या, या उससे पहले 2015 से हमारी पहली जनसंख्या कितनी थी, ये आपको देखना है। ठीक है, उससे पहले जनसंख्या कितनी थी और 2015 और से 2019, इन 5 साल में कितनी थी। तो इससे क्या अंदाज लगा सकते हो? इन सैंपलों के आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये 2020 से लेके 2025 तक कितनी जनसंख्या बढ़ सकती है। ये अंदाजा मतलब किसी सैंपल के आधार पर जब ये हम अनुमान लगाते हैं तो हमारा निष्कर्षात्मक, ठीक है, निष्कर्ष लगाते हैं हम। ठीक है, वो सांख्यिकी क्या कहलाती है? हमारी निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहलाती है। ये समझ गया कि मतलब क्या, सैंपल के आधार पर जब कुछ किया जाएगा तो हमारा क्या आएगी? निष्कर्षात्मक सांख्यिकी आएगी। और जब इसको हम क्या करेंगे? संकलन करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे और इनका विश्लेषण करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये विवरणात्मक सांख्यिकी कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, सांख्यिकी की विशेष सामग्री तो हम पढ़ चुके हैं। आप सांख्यिकी की हम सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, सांख्यिकी की सीमाएं, ये हम मैंने 6 पॉइंट लिख रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बुक के अंदर 8-9 पॉइंट होंगे, तो इसके मैंने जो 6 पॉइंट लिखे ये आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, और इसके हमारे मैंने इस साइड में की पॉइंट्स भी लिख दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट की क्या होता है। ये पहला पॉइंट मतलब केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन। समझ में आपको? केवल संख्यात्मक तथ्य मतलब जो हम संख्यात्मक तथ्य जो होते हैं हमारे, ये किस में आएगा? हमारा आएगा इसकी सीमाएं में। मतलब इसमें जैसे ईमानदारी हो गया, मित्रता हो गया, देश प्रेम आदि का अध्ययन नहीं किया जाता है। मतलब इसमें जो नंबरिंग होंगे 1 2 3 4, जैसे परीक्षा के नंबर, रिजल्ट जैसे हमारा आता है, क्या आता है रिजल्ट में भी हमारे नंबरिंग होती है, तो उसमें उस प्रकार से जो भी हमारे जो सांख्यिकी में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो वो हमारे किस में होते हैं? हमेशा संख्यात्मक में होते हैं, मतलब संख्या के रूप में होते हैं। और उसमें ईमानदारी, मित्रता, देश प्रेम आदि का अध्ययन नहीं किया जाता। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से? अब बात करता हूँ मैं, जैसे कि दूसरा पॉइंट हमारा है केवल समूह का अध्ययन। क्या? केवल समूह का अध्ययन, जो मतलब समूह, ग्रुप। इसमें पहला मैंने क्या बताया आपको कि संख्यात्मक मतलब संख्यात्मक संख्या के रूप में होना चाहिए। दूसरा समूह, मतलब समूह का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। इसमें किसी एक विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। समझ गए? मतलब मैं बताऊं कि किसी एक बच्चे के बारे में, मान लो कोई ट्यूशन जा रहा है तो किसी एक बच्चे के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, सबके ऊपर फोकस किया जाएगा ना। वैसे ही क्या, ये केवल समूह का अध्ययन होता है इसमें, मतलब किसी एक विशेष इकाई का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें
ये आपको समझ में आ गया। और किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है मैं हिंदी में स्पेशल आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ, ठीक है। और आपको किसी भी मतलब ये क्या नाम है पॉइंट्स की डेफिनेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा आंकड़ों में एक रूपता या सजातीय का होना। ये शर्त है, मतलब आंकड़ों का एक रूपता मतलब एक जैसे आंकड़े होने चाहिए हमारे, क्या एक जैसे होने चाहिए, और वो सजाने का तरीका उनका होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको, तुलना के लिए अति आवश्यक है एक जैसे आंकड़ों का होना। मतलब जब एक जैसे आंकड़े होंगे ही नहीं तो हम उनके आपस में क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हमारे लिए आवश्यक अति आवश्यक है। और एक जैसे आंकड़ों का होना मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर ही आंकड़े लेंगे। जैसे हम मीटर की सेंटीमीटर में तुलना कर सकते हैं, मगर जैसे कि मैं बताऊँ अनाज में किलो टन में होता है हमारा, ठीक है, केजी में होता है। और हमारा कपड़ा क्या होता है, वो हमारा होता है मीटर में, ठीक है। ये हमारा होता है मीटर में। अब इन दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसे इसमें मैं बताऊँ वो ये उदाहरण आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। जैसे एक तरफ हो गया हमारा अनाज और एक तरफ हो गया हमारा ये कपड़ा, तो क्या हम इनके आपस में तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि मैं बोलूँ यहाँ पे गेहूँ है और यहाँ पे चावल है, तो मैं क्या इनमें बता सकता हूँ कि इस साल कितने केजी किसमें बढ़ोतरी हुई है, किसमें कमी हुई है। तो क्या इसमें आपस में क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। और ये आंकड़े एक जैसे भी है, ठीक है, दोनों केजी में। तो यही बता रहा है कि आंकड़े जो भी संख्यांकी में जो होते हैं हमारे इकट्ठा करने वाले, तो वो क्या करते हैं, एक रूपता आंकड़े होता है उनकी, और एक सजातीय होना जरूरी है, उसका आवश्यक है, अति आवश्यक शर्त है, ठीक है। जब भी वो क्या कर सकते हैं, आपस में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा चौथा पॉइंट क्या है, बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। मतलब बिना संदर्भ के, संदर्भ लेना अति आवश्यक है। तो उन परिस्थितियों का ही क्या, उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए जिनमें निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं। मतलब जैसे मान लो कोई नया आंकड़े करने जा रहा है कोई, मान लो किसी को उसके अंदर पूरी जानकारी नहीं है, तो क्या उसको निष्कर्ष गलत हो सकता है बिना संदर्भ के। संदर्भ का मतलब जैसे मान लो मैंने आपको जनसंख्या वाला उदाहरण दिया था, तो मान लो जैसे आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, पहले आंकड़ों को देखना चाहिए किस परिस्थिति में उसको आंकड़ों को एकत्रित किया गया है, उसका अध्ययन भी करना चाहिए। अब जिनमें निष्कर्ष निकाले गए हो, मतलब जैसे जिसमें निष्कर्ष निकाल चुके हुए हो पहले, जो पिछले साल की हमारी जनसंख्या निकल चुकी है, तो उसको हमें देखना चाहिए, पहले उसका संदर्भ लेना चाहिए, उसके बाद हम आंकड़े नए एकत्रित करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसके मतलब संदर्भ उसका होना हो सकता है। मान लो कोई बिना संदर्भ के कोई भी निष्कर्ष निकालता है तो क्या गलत साबित हो सकते हैं, जरूरी नहीं होंगे मगर हो सकते हैं, ज़्यादा चांस किसके होने के, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो क्या अब पांचवा पॉइंट हमारा कहता है कि केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, मतलब पांचवा पॉइंट में क्या है, केवल विशेषज्ञों, जो भी भाई उनका ज्ञान, जिससे भी उसका ज्ञान प्राप्त हो, तो वही सांख्यिकी का प्रयोग कर सकता है। मान लो जिसको उसका ज्ञान प्राप्त ना हुआ हो, आम साधारण आदमी हो, तो उसका प्रयोग सांख्यिकी का प्रयोग नहीं कर सकता। मैंने क्या लिख रखा, सांख्यिकी का प्रयोग केवल वे व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास सांख्यिकी वीडियो का विशेष ज्ञान हो। समझ गए, मतलब जिनके पास सांख्यिकी का विशेष ज्ञान हो वही क्या कर सकते हैं, हमारा सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। जिसको पता ही नहीं भाई वो चीज़ क्या है, तो उसको कैसे पता चलेगा वो क्या है। तो इसलिए बोला गया इसमें ये हमारी एक कमी है, क्या कि भाई ये बस विशेषज्ञों द्वारा, मतलब इसको कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता या कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, केवल विशेषज्ञों द्वारा ही ये प्रयोग होता है। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करेंगे हम, ये क्या दुरुपयोग संभव है, सांख्यिकी का क्या है हमारा, दुरुपयोग संभव है, मतलब बुरा उपयोग उसका क्या है, संभव है, ठीक है। मतलब आप इसका दुरुपयोग कैसे संभव है, अब मैं बताऊँ। सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव है, सांख्यिकी का दुरुपयोग संभव इसलिए क्योंकि भाई सांख्यिकी में पहले से ही क्या निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। मतलब जैसे मैं बताऊँ कि मतलब सांख्यिकी में निष्कर्ष तो निकालने के लिए किया जा सकता है। मान लो पहले कोई निष्कर्ष निकल चुके हैं, उसको नया निष्कर्ष निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे समझ लो आपको, मतलब ये एक लाइन में लिख सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, गीली मिट्टी के समान है। सांख्यिकी जो है हमारी गीली मिट्टी के समान है। सांख्यिकी हमारी गीली मिट्टी के समान है, चाहे आप इसे देवता बना लो या शैतान बना लो, ठीक है। ये समझ के आपको इसलिए दुरुपयोग संभव। मान लो किसी अच्छे के पास वो अच्छे व्यक्ति के पास उसके आंकड़े जाते हैं तो वो अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग करेगा, और किसी बुरे व्यक्ति के कहीं वो उसके हाथ में लग गए तो क्या करेगा, वो उसका बुरा इस्तेमाल करेगा। तो यही बताते हैं ये सांख्यिकी क्या हमारी गीली मिट्टी के समान है। इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, देवता बनाने के लिए भी कर सकते हैं और क्या शैतान बनाने के लिए भी कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में लिखना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं इसके सांख्यिकी के कार्य और महत्व, जो हमारे लास्ट पॉइंट, मतलब लास्ट है ये हमारा, बिल्कुल लास्ट। सांख्यिकी के कार्य और महत्व मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं आपको बताया पूछा जाए
मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे से पूछा जाए सांख्यिकी के कार्य क्या है, तब भी हम यही 6 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। और कई सांख्यिकी के महत्व पूछे तब भी हम कौन से पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये मतलब कार्य और महत्व हमारा सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके पॉइंट आपको आसान याद करने में कैसे आसान है। आर्थिक समस्याओं का परिमाणात्मक अभिव्यक्ति। आर्थिक समस्याओं का परिमाणात्मक अभिव्यक्ति मतलब परिमाणात्मक और अभिव्यक्ति आएगा यहाँ पर। ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, तो अभिव्यक्ति कर देना। कहीं आप नोट डाउन कर रहे हो तो इस चीज को, ठीक है। तो परिमाणात्मक और अभिव्यक्ति द्वारा उसके विस्तार का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। मतलब उसके बारे में, जिसके बारे में भी हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान विस्तार से, मतलब एकदम अंदर से अंदर उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ये समझ में आ गया आपको? किसी को समझ में आया तो कोई पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को आगे ना बढ़ाए जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट छूट जाए। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे अंत क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। क्या अंत क्षेत्रीय मतलब किसी क्षेत्र के अंदर की जाने वाली तुलना, और अंतर समय किसी समय के अंदर तुलना की जानी, मतलब अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य की जाने वाली तुलनाओं को हम क्या कहते हैं, अंत क्षेत्रीय अंतर समय तुलनाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी क्षेत्रों के बीच में क्या की जाती है, तुलनाएं की जाती है। मतलब किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों, क्या बोल रखा है इसमें, एक अर्थव्यवस्था है उसमें विभिन्न क्षेत्र है, मतलब अलग अलग क्षेत्र हो गए। ठीक है, उसके मध्य, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 2 क्षेत्र है, 1 2 अर्थव्यवस्था में हमारे कितने क्षेत्र है, 2 क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात कर रहा हूँ 2 क्षेत्रों की बस। ठीक है, तो मान लो ये 2 क्षेत्र, एक तो ये हो गया हमारा और एक ये हो गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों के मध्य तुलना करूंगा तो क्या इन दोनों की मध्य जो तुलना की जाने वाली तुलनाएं होगी हमारी, वो अंत क्षेत्रीय तथा अंत समय तुलनाएं में आएगी। ये समझ में आ गया आपको? अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना, कारण होना चाहिए उसका, परिणाम संबंध ज्ञात करना। आर्थिक समस्या का निपटारा या उपचार करना संभव हो जाता है इसके कारण से। उसका परिणाम संबंध ज्ञात कर लेंगे हम, उसके परिणाम क्या निकलने वाले, इससे तो क्या हो सकता है, उसका निपटारा हो सकता है आगे वाले, और उपचार भी करना संभव हो सकता है आगे, कुछ दिक्कत ना हो जिसकी। ठीक है, मतलब जैसे समझ में आ गया आपको? सभी जो आर्थिक हमारी समस्याओं का कारण परिणाम जो होता है संबंध ज्ञात करने के लिए क्या होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं। मतलब किसी भी हम जो सांख्यिकी के जो भी आंकड़े होते हैं वो सब परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए क्या होता है, प्रयत्नशील होते हैं। ठीक है, हम उन सभी आंकड़ों को क्या कर सकते हैं, उनमें हम कारण परिणाम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है कि आर्थिक भविष्यवाणी। ये हमारा चौथा पॉइंट है, आर्थिक भविष्यवाणी। ठीक है, आर्थिक भविष्यवाणी में आप क्या बता सकते हैं, ये भविष्यवाणी आप उससे मत समझ लेना जो ज्योतिषी करता है। यह इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था में ये उससे होता है, जैसे अभी मैं बताऊं इसको, पहले यहाँ मैंने लिख रखा भविष्य में होने वाली परिवर्तनों के संबंध में विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, भविष्य में होने वाली, किसमें, भविष्य में होने वाली। हम मैं उदाहरण दूँ आपको, जैसे कि मान लो कोई सचिन नाम का लड़का है, क्या है, सचिन नाम का लड़का है, तो क्या करेगा वो, मान लो उसने छठी में लाए 70%, कितने लाए वो, छठी में लाए हमारे 70%। ठीक है, ये हमारा हो गया छठी में। ठीक है, और 7वीं में हमारा लाया वो बच्चा, वही बच्चा हमारा कितने 75% लाया। ठीक है, 70% लिया। उसके बाद हमारा अगले साल जो 8वीं में आता है, तो उसके बाद हमारा वो 80% लाता है। ठीक है, तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो 9वीं में कितने परसेंट लाएगा, 85% लाएगा। तो ये वो भविष्यवाणी है। ठीक है, इससे मतलब कि क्या, भविष्य में होने वाली परिवर्तनों के संबंध में विचार प्रकट करते हैं। इकोनॉमिक्स में वैसे ही जनसंख्या हमारी होती है, क्या होती है, हमारी जनसंख्या भी वैसी ही होती है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, जनसंख्या भी क्या हर साल हर जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में, तो वो इसलिए क्या हर साल जनसंख्या मतलब एकत्रित नहीं की जाती है इसलिए। और जिससे कि मतलब ये अनुमान लगा जा सकता है कि मतलब पिछले साल कितने बड़े थे, उससे 5 साल पिछले साल, और इस बार 5 साल पिछले साल कितने बड़े, तो इस अनुमान लगाया जाता है कि इस साल भी कितने बड़े होंगे, इतने ही बड़े होंगे, या अनुमान लगाया जाता है उससे थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे नीतियों का निर्माण। क्या नीतियों का निर्माण कैसे होता है, नीतियों का निर्माण भी हमारा किससे होता है, सांख्यिकी की मदद से किया जाता है। या आप इसके कार्य समझ लो या महत्व समझ लो इसके। ठीक है, ये नीतियों का निर्माण जो सरकार जो होती है, सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है, वो बताता है इससे कि कर किस पर लगाया जाना चाहिए और किस मात्रा में लगाना चाहिए, मतलब किस किस पर कर लगाया जाए और किस किस मात्रा में लगाया जाए। ये हमारा सरकार का वित्त मंत्रालय
तय करता है, तो वो भी किसकी मदद से करता है, हमारी सांख्यिकी की जो नीतियों का निर्माण होता है उसी हिसाब से किया जाता है। कैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैं बताऊं आपको, मान लो क्या बोलूं मैं आपको, जैसे ये हो सकता है, मान लो किसी की इनकम कम है, ठीक है, और किसी की इनकम हाई है, किसी की इनकम हाई है, ठीक है, और किसी की इनकम लो है। तो क्या किसी की इनकम जो कम है तो उससे भी उतना ही टैक्स लेना चाहिए जिससे जिसकी इनकम ज़्यादा, उससे नहीं ना। तो वही इससे सांख्यिकी आंकड़े में पहले एकत्रित किया जाएगा कि किसकी इनकम कितनी है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसी हिसाब से कर लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका निर्माण भी किससे होता है, हमारा सांख्यिकी की मदद से किया जाता है, नीतियों का निर्माण भी, ठीक है। अब लास्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, आर्थिक संतुलन। क्या कहता है, आर्थिक संतुलन। क्या कहता है हमारा लास्ट जो पॉइंट है हमारा, आर्थिक संतुलन। क्या कहता है, आर्थिक संतुलन का मतलब वह बिंदु जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है। आर्थिक मतलब इकोनॉमी संतुलन कहाँ पर होता है हमारा, जब मैं बताऊँ इसको कैसे किया जाता है, मांग और पूर्ति बराबर होनी चाहिए, मतलब किसी एक वस्तु की, क्या ये देखना, सॉरी, मतलब मैं बताऊँ जैसे ये रहा, ठीक है, क्या वस्तु, क्या किसी वस्तु की कीमत देखेंगे हम, पहले उसकी वस्तु की कीमत कितनी है, प्राइस कम है या ज़्यादा है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। पहले हम उसकी कीमत देखेंगे, और उसकी मांग, मांग बोल रहा है, मांग कितनी है उसकी, उसकी लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ किसी भी चीज़ की पेन है, और उसकी पेन की डिमांड कितनी है, मतलब मांग कितनी है, वो एक तरफ हमारी क्या आ जाएगी, मांग आ जाएगी, कितनी मांग है, और उसकी पूर्ति, मतलब मांगने वाले मान लो 100 लोग हैं, उसकी डिमांड, पेन की डिमांड कितने लोग कर रहे हैं, हमारे 100 लोग कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी पूर्ति कितनी हो रही है, उसकी पूर्ति भी 100 हो रही है और डिमांड भी हमारी 100 हो रही है, तो दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, क्या होगा, इक्वल मतलब बराबर हो गए, ठीक है। तो ये इसका भी मतलब कैसे पता चलेगा, हमारी सांख्यिकी की मदद से पता चलेगा। ये आपको एकदम अच्छे से पॉइंट याद कर लेना, क्योंकि आने वाले इसमें भी आपको इससे चेंज होते जाएगा हर चीज़, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स से हर एक पॉइंट आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ऐसे भी आपको मांग डिमांड, ये चैप्टर आएगा आपका दूसरी बुक में, जब मैं करवाऊंगा एकदम आपको पूरा एक्सप्लेन से करवा दूंगा कि मांग क्या होती है और पूर्ति क्या होती है। इसके ऊपर आपका एक एक चैप्टर अलग से बना हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, मांग और पूर्ति मतलब बराबर होनी चाहिए। 100 लोग मांग रहे हैं पेन को, तो 100 पेन की पूर्ति की जानी चाहिए, 100 पेन होने चाहिए, ठीक है। उसके कहीं पेन हमारे 50 है और मांग 100 है, तो ये बराबर नहीं होगा। ये हमारा क्या, हमारी जो डिमांड होगी ज़्यादा होगी पूर्ति से, ठीक है। और वही बात बोल दूं मैं, यहाँ पर 50 हमारी मांग है और ये 100 हमारी पूर्ति है, तो क्या भाई मांग कम कर रहे हैं और पेन हमारे 100 है 50, तो ये क्या हमारी यही सिचुएशन रहेगा हमारा, क्या होगी, मतलब पूर्ति ज़्यादा होगी और मांग कम होगी, तो ये भी असंतुलन होगा। इसको संतुलन करने के लिए हम आर्थिक संतुलन मदद की मतलब करते हैं, सांख्यिकी की मदद से करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आपको कहीं आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जिस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे, जिससे कि आपको अभी वीडियो लेट ना हो पाए देखने में, और मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचाइए। आपको अगले चैप्टर की वीडियो कब चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कल चाहिए, परसों चाहिए, जितने भी दिन में आप देख, और ये वीडियो आप कौन सी डेट को देख रहे हो ये भी आप कमेंट में कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, हमारे चैनल को कमेंट कर सकते हो आप उसमें, ठीक है। जो भी डाउट वाउट हो, कुछ भी पूछना हो, वो सब डाउट मैं आपको बता दूंगा। और मेरी वीडियो को आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि मैं जल्द से जल्द वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, ठीक है। आपके दोस्तों को तक भी चली जाए हिंदी मीडियम की वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत हिंदी मीडियम की वीडियो हमारी क्या है, कम है हिंदी मीडियम में, ठीक है। आपको अब मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ, और हमारा उसमें होगा 3rd चैप्टर।